Zuhair bin Saveer, IS officer, UP cadre, Professor Afroz Alam, Director SISIP, dear teachers and students, Assalamu alaikum and a very good evening. On behalf of Al Baruni Center for the Study of Social Exclusion and Inclusive Policy and Department of Political Science, MANU, I would like to welcome all for today's conversation with Achiever program. Now I would like to request Professor Afroz Alam sir to take the proceedings of the program. Uh, I welcome one and all for this program। और जैसा कि आपको टाइटल से समझ में आ रहा होगा कि इस सीरीज का नाम है कन्वर्सेशन विद अचीवर्स। तो एक आइडिया यह है कि एक बातचीत का, एक बात से बात निकले, ये एक फॉर्मेट इस प्रोग्राम का रखा गया, जिसमें मेरा इरादा यह था, या हमारी टीम का, डिपार्टमेंट का और सेंटर का, कि हम उस स्कॉलर्स को, उस पर्सन को बुलाया जाए जिसने अपनी जिंदगी में कुछ मेहनत की और कुछ हासिल किया, और वो अपने तजर्बे हमारे दरमियान में आए, हमारे बच्चों के साथ, पार्टिसिपेंट के साथ शेयर करे कि कैसे, मतलब कि उसने, वो जब आइडिया उसके दिमाग में आता है कि उसको कोई चीज हासिल करनी है, तो क्या चीजें थी जो उसके लिए वो स्टिमुलाई बनती हैं, कैसे वो उस जगह पे पहुंचता है, उस जगह तक शुरू करने से लेकर के वहां तक पहुंचने तक, और वहां से आगे भी उसके ऐसे क्या तजर्बात हैं, क्या मुश्किलात रही, और किन किन चीजों को से वो गुजरा, इन चीजों को जानना, ताकि, क्योंकि हमारे दरमियान लोगों का भी ये भी होता है कि हम बहुत सारी चीजें डिसाइड नहीं कर पाते अपनी लाइफ में, कि हम चाहते हैं क्या है अपनी जिंदगी से। और ये होता है कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद हम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, क्या हम, हमारे पास क्या रोड मैप है अपनी जिंदगी को तय करने का, अपनी मंजिल तक पहुंचने का, अपने रास्तों का, सफर का, क्या क्या चीजें थी हमारे पास। बहुत सारे लोगों के अलग अलग, तो हमने सिविल सर्विसेज बहुत सारे लोगों के होते हैं, कुछ लोगों को थिएटर भी होंगे, किसी को ऑथर भी बनना होगा, किसी को सिंगर भी बनना होगा, किसी को एक्टर बनना होगा, लॉयर बनना होगा, जर्नलिस्ट बनना होगा। हम नहीं चाहते कि किसी एक कैरियर को हम लोगों को बुलाएं, एक अचीवर को बुलाएं, उसी तक हम आपको एक डाइवर्स एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, कि हर फील्ड के एक लीडर्स को बुलाया जाए, अचीवर्स को बुलाया जाए, और आप देखें कि आपके रोड के उस पार, आपके टेबल के उस पार जो आदमी खड़ा आपसे बात कर रहा है, वो भी आप ही की तरह का है, वो कोई फरिश्ता नहीं है, कोई नाजिल नहीं किया गया है, और उसने भी मेहनत की, उसी ने उसने भी इरादा किया, वो आज जिस जगह पर भी है, जिस मकाम पर भी है, और जैसे भी पहुंचा है, वो आपके दरमियान हो, आपसे बातचीत करे, आपके सवाल हो, आपके सवालों को समझे, जवाब हो, बात हो, एक इनफॉर्मल सेटअप है। और आपके लिए चैट बॉक्स ओपन रखा हुआ है, अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चंस हैं तो आप अपने चैट बॉक्स में टाइप कर दें। और जहां तक जिन भी हम अचीवर्स को बुलाते हैं, हम ये कहते हैं कि एक एक इनफॉर्मल अंदाज हो, बहुत ही फॉर्मलिज्म नहीं हो, हमारी जुबानें हो, जो है देसी जुबान भी हो, अंग्रेजी भी हो, हिंदुस्तानी हो, सभी चीजें हो, क्योंकि हर तरह के क्राउड्स होते हैं। तो उन सभी, क्योंकि मकसद पहुंचना है लोगों तक, और उसमें ये हमारा एक चीज था कि अचीवर से बातचीत हो। तो एक, हम एक मॉडल देते हैं, जब आपके सामने एक शोकेस करते हैं कि ये आदमी आपके सामने है, तो कभी कभी हम देख के मोटिवेट होते हैं, कभी कभी अगर हम सुन के मोटिवेट नहीं होते हैं, तो हम कभी इंसान को, जिसको हम सुनते आ रहे हैं, उसको देखते हैं, तो एक मोटिवेशन होता है कि नहीं, शायद हम जुहैर बिन सगीर बनना चाहते हैं, या हम जो है शाहरुख खान बनना चाहते हैं, या हम कोई साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, स्विमर बनना चाहते हैं, तो कोई भी आप चीज बनना चाहते हैं, तो हम ये कहते हैं कि उस फील्ड के लोग आपके पास आए, ताकि आप जो भी इरादा बना रहे हो उसमें क्लैरिटी आए, उसमें मजबूती आए, और आप अपनी चीजों को तय कर पाए आज अपनी जिंदगी को। तो क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होता है लाइफ में, और एक स्टेज ऐसा होता है, सभी कंफ्यूज होते हैं, मुझे यकीन है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, इसके मसले ये है कि आप कुछ सोच रहे हैं। कंफ्यूजन उसी को नहीं होता है जिसके पास कोई सोच नहीं होती है। तो अगर आप किसी ऐसे पल पे आप कंफ्यूजन है, कोई बातचीत है, तो हम जो है यहाँ पर इसको लेकर के आए, समझे जाने, यही एक मकसद है, ताकि हम मोटिवेट कर सकें, और खुद भी आपको देख करके स्पीकर भी मोटिवेट होता है, क्योंकि उसको भी बहुत आगे जाना है, क्योंकि उसने ये तो नहीं तय किया कि हम जहाँ पे पहुंच गए ये आखिरी मंजिल मंजिल है उसके लिए, तो आगे बहुत जाना है। तो ये एक फॉर्मेट था जुहैर भाई, इसमें हमने फर्स्ट सीरीज लॉन्च किया, और हनीफ कुरैशी साहब थे अपने जी
जो हरियाणा का डर के, फिर दूसरा सीरीज हमने करीब अभी एक दिन पहले ही खत्म किया, जो है अपने कैसर खालिद साहब को। तो एक काफी एक इंटरेस्टिंग है, और हर फेस, हर एज ग्रुप मुझे चाहिए, जो है काफी तजर्बे वाले चाहिए और नौजवान भी चाहिए, और हर फेज में। तो ये हमारा एक मकसद है कि आप देखें कि हर फील्ड में लोग, कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो अचानक अपनी पोजीशंस को हासिल करता है, उसने मेहनत की होती है। तो इसलिए हमें ये दिखाना है कि चाहे बहुत ही सीनियर हो या यंग हो जो हेल्प है, तो आपके बीच में आपसे बातें करें। दैट इज द फॉर्मेट, एंड थैंक यू जुहैर भाई फॉर ज्वाइनिंग अस इन वन कॉल, एक ही बार में। उसमें ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज एक हम सभी काफी सारे पार्टिसिपेंट हैं, और काफी सारे लोग जो है, जिन जिन लोगों के बीच में, जब भी हम ये एक चीज मैं बता दूं कि हम इस ये अचीवर्स तय क्यों करते हैं, तो एक इंटरनल सर्वे होता है कि हम इनको बुलाना चाहते हैं, और उस पे एक पॉपुलर डिमांड होता है। मैंने जजेस से भी कहा, एंड दे वर सो हैप्पी, और लास्ट अनाउंस कर रहे थे when कैसर खालिद साहब started appreciating you जुहैर भाई, एंड देन वन फ्रेंड ऑफ माइन धनप्रीत कौर, उसने भी अभी मिनिस्ट्री ऑफ आईबी के साथ हैं। तो वो भी मतलब कि एवरीबॉडी वाज हैप्पी दैट अच्छा जुहैर साहब इज देयर, देन यू हैव अ वेरी गुड चॉइस। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि नहीं, बेस्ट है, if somebody is doing good, let that person come and join us and share their experiences, speak on some theme, talk to students and on other audiences. That is the format. Mohsina, you can go ahead with the further show. Thank you Zuhair bhai for joining. Thank you, sir. Now I will briefly explain Zubair sir's introduction. Mr. Zuhair bin Sabir is an IS officer, UP Cadre 2006 batch. He secured All India rank 5th in civil service exam. Sir has wide experience in handling, implementing, completing and delivering big key projects such as acquiring land for major projects such as Agra Inner Ring Road leading to the Taj, 300-kilometer long Agra-Lucknow Expressway, etc. And he has experience of conducting parliamentary, legislative assembly, legislative council, panchayat, and various other elections. Sir has thorough experience of handling law and order situations, communal disturbances, crisis management, including flood and drought management, earthquake, etc. As a specialist, he was in charge of 28 departments, covering a multitude of projects, schemes, and initiatives. Hello, am I audible? Yeah, please, just a minute. Yes. Donation program in Ghaziabad, collecting over 1 set up mini libraries in and the list is very long. Apart from this, he is interested in Urdu poetry and playing the piano. So now I would like to invite our today's speaker, Mr. Zuhair bin Saeed, to share his journey of success and inspire our students. Thank you, sir. Oh, thank you so much. Thank you so much, madam and Feroz bhai. Uh, it's indeed a privilege to be talking to youngsters, and this has only been possible because of your efforts और आपके विजन और आपने जो प्रोग्राम डिजाइन किया है जिस तरह से, उसकी वजह से आज हम लोग सामने आमने बैठे हैं और जूम के जरिए हम लोग अपनी बात रख सकते हैं या कर सकते हैं. And am I audible to everyone? Like, मैं क्या सुनाई दे रहा हूँ? Yes, you are audible. Yes. Okay. Thank you. आवाज आ रही है? जी. असल में मैं बहुत या बहुत कॉम्प्लेक्स बातें अभी नहीं करूंगा, जिससे जो है जो हमारी ऑडियंस है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए, या फिर वो ये सोचे कि जो है ये क्या चीज है. So let me begin with very simple thing, okay, and very simple, okay? And okay, there is some problem with my mic. Just give a second.
Okay. I'm back. Afroz bhai, can you hear me? Yeah, you are audible. Okay. तो मैं थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी मिक्स करके उर्दू मिक्स करके बात करता हूँ, थोड़ा सा इंफॉर्मल लगेगा, fair अच्छा enough. लगेगा। Fair enough. हाँ जी, सबसे पहली चीज ये है कि आज का जो टॉपिक है वो है कि व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ये जो आईएएस है या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जिसे कहते हैं, इसके बाद ये क्यों इतनी खास है, क्यों स्पेशल है इतनी? ऐसी तो बहुत सारी सर्विसेज हैं और प्राइवेट सर्विस भी है, पब्लिक सर्विस भी है। पब्लिक में जुडिशियल सर्विस भी है, आईएएस है, आईपीएस है, फॉरेन सर्विस है, अब बहुत सारी सर्विसेज हैं। इनफैक्ट इंजीनियरिंग सर्विस है, मेडिकल सर्विस है। तो आज जो मैं चूंकि आईएएस से बिलोंग करता हूँ, इस कह सकते हैं सर्विस से बिलोंग करता हूँ, तो मैं ये क्या बता सकता हूँ आपको। और आज जो मुझे वक्त मिलेगा 25-30 मिनट, उसमें मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि ये सर्विस जो है वो क्यों इतनी खास है, क्यों स्पेशल है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि आप सब लोग कॉन्स्टिट्यूशन से परिचित हैं, जिसे कहते हैं अवेयर हैं कि तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आप देखें पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें 395 आर्टिकल्स हैं, तो उसमें से कोई कौन सी सर्विसेज हैं जिसका जिक्र, जिसका जिसका उल्लेख जो है कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो आप देखेंगे कि बहुत बहुत कम सर्विसेज है जिसका उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में ही कर दिया गया है। अगर आप देखें इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, तो उसका उसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, इट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और तो आर्टिकल 312 ब्रैकेट में 2 यानी क्लॉज 2, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑल इंडिया सर्विस को बनाने का एक प्रावधान करता है या उसको प्रोविजन करता है। तो ऑल इंडिया सर्विस में 3 सर्विसेज आती हैं, आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, है ना, भारतीय वन सेवा। तो ये आप इसी से इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया में इतनी इंडिया में इतनी सर्विसेज हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सर्विसेज मेंशन्ड हैं वो सिर्फ 3 हैं, 3। तो इस तरह से इसको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मिला है इस सर्विस को। इस मैं इसीलिए देखिए शुरुआत से स्पेशल बताना चाह रहा हूँ कि ये स्पेशल क्यों बनाई गई। और अगर आप देखें कि सरदार पटेल, जिनको हम आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, इंडिया के पहले होम मिनिस्टर हुए, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक बड़ी लंबी स्पीच दी थी और उस स्पीच में ये कहा था कि यू विल नॉट हैव अ यूनाइटेड इंडिया इफ यू डू नॉट हैव अ गुड ऑल इंडिया सर्विस। आपके पास एक यूनाइटेड इंडिया नहीं होगा अगर आपके पास एक अच्छी ऑल इंडिया सर्विस नहीं होगी। और फिर उन्होंने कहा था कि आई सी नथिंग बट अ पिक्चर ऑफ केओस ऑल ओवर द कंट्री अगर ऑल इंडिया सर्विस नहीं होगी। वो कहते हैं कि एक बिल्कुल अफरा तफरी, एक केओस का माहौल होगा अगर ऑल इंडिया सर्विस नहीं होगी। तो अब इसके बाद आपने कुछ आप लोगों ने ऑल इंडिया सर्विस के आईएएस अफसरों के नाम सुने होंगे, बहुत कुछ मशहूर हुए, जैसे कि टीएन सेशन, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक बिल्कुल नया अंदाज दिया, एक नया रूप दिया। और इसी तरह नरेश चंद्र साहब जो थे वो इंडिया के कैबिनेट सेक्रेटरी बने, डिफेंस सेक्रेटरी बने और बाद में एम्बेसडर टू यूनाइटेड स्टेट्स भी बने। एसवाई कुरैशी साहब का आपने नाम सुना होगा, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होकर रिटायर हुए। अशोक खेमका साहब का नाम सुना होगा आपने, हरियाणा के एक आईएएस अफसर हैं जिनकी 60 या 62 पोस्टिंग्स हो चुकी हैं, ट्रांसफर्स हो चुके हैं, लेकिन वो अपने काम में बहुत अच्छे हैं और उनका बहुत क्रेडिबिलिटी। तो ये मैंने चंद आईएएस अफसर्स के नाम लिए, पर ये बहुत बहुत कम मैंने बताया। ऐसे ऐसे बहुत सारे अनरिटन किस्से भी हैं जो सिर्फ हम लोग सुनते हैं या शेयर करते हैं, कहीं लिखे नहीं हैं। जब इतना इम्पोर्टेंट सर्विस है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान मिला है, जिसको सरदार पटेल आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं कि उसका रहना एकदम जरूरी है, तो ऐसे सर्विस में एंटर करने के लिए आसान नहीं होगा, डेफिनेटली आसान नहीं होगा। तो उसके लिए एक एग्जाम होता है, सिविल सर्विसेज एग्जाम। ये एग्जाम इंडिपेंडेंट इंडिया का एग्जाम नहीं है, ये करीब 150-200 पौने 200 साल पुराना एग्जाम है। उसमें चेंजेस आते रहे और अब इंडिपेंडेंट इंडिया में इसको सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तरह जाना जाता है। तो अगर आप ये देखें कि इसके एग्जाम की टफनेस का अंदाजा लगाएं तो अराउंड 5.5-6 लाख लोग हर साल इस एग्जाम को देते हैं।
और 3 स्टेजेस को पार करने के बाद फाइनल रिजल्ट में करीब 800-900 people get selected. Out of these 800-900 people, there are only about 100 positions for IAS, Indian Administrative Service. और तो अगर 100 और चाहिए, वेरी भी करती है। एक साल ऐसा हुआ था, 2002 का साल था, जहां पर IAS सिर्फ 35 सीट्स थी, 35 ओनली। जिस साल मैं सेलेक्ट हुआ था 2006 में, तो उस टाइम पे 75 पोस्ट थी। तो ये वेरी भी करती है। लेकिन रफली आप 100 भी मान लीजिए, तो आउट ऑफ 6 लाख 100 सीट्स के लिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस सेलेक्ट होती है। तो आप इससे टफनेस का अंदाजा लगा सकते हैं। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप जो है कहीं डर जाएं या जो वो हो जाए कि इससे घबरा जाएं। ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि स्पेशल क्यों है ये। उसके बाद जो है, अगर आप देखिए कि इस IAS जो फील्ड है, अफरोज भाई, am I audible? Yes, हेलो, sir. You are audible, sir. ऑडियबल Continue, sir. टोक दिया करिए। Yeah, ओके 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 so what is an IAS? What is the function of an IAS? क्या करता है? अच्छा, उससे जानने से पहले मैं ये पूछूंगा आपसे कि आप इस पे थोड़ा सोचिएगा कि इंसान की जो फितरत है, बाय नेचर इंसान पावरफुल बनना चाहता है, पावरलेस बनना नहीं चाहता। वो नहीं चाहता, और होना भी नहीं चाहिए। मैन शुड बी, अ पर्सन शुड बी aim for more power. He should be powerful. He should be powerful. He should not be powerless. पावरलेस की तरफ इंसान नहीं भागता है, पावरफुल की तरफ जाता है। जब हम पावरफुल की तरफ जाते हैं तो इसका क्या मतलब है? वहीं से हमको पावर मिल रहा है, तभी तो हम पावरफुल बने। तो पावरफुल कैसे, पावर कहाँ से मिल रहा है? हमें पावर मिल सकता है, जैसे कुछ लोग होते हैं फाइनेंशियल पावर, अंबानी साहब हैं तो अंबानी हैं, अडानी हैं, तो फाइनेंशियल पावर है इनके पास। या और बिजनेसमैन हैं, छोटा बिजनेसमैन भी है तो उसके पास फाइनेंशियल पावर है। कुछ के पास पॉलिटिकल पावर होता है, जो हमारे इलेक्टेड पॉलिटिशियंस हैं उनके पास पॉलिटिकल पावर है। कुछ के पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होता है, जैसे सर्विसेज हैं। ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है, ये अपना पावर ड्रॉ करती हैं स्टैट्यूट से, पार्लियामेंट से, जो लॉज या जो उनको अधिकार मिले हैं, राइट्स एंड अथॉरिटी, ये इनसे ड्रॉ करती हैं सर्विसेज और फिर काम करती हैं। इसी तरह से कुछ लीगल पावर होते हैं, कुछ इलीगल पावर होते हैं। हम इलीगल पावर की आज बात नहीं करेंगे, लेकिन जैसे कि माफिया लोग हैं, कोई कोई बहुत बड़ा डॉन है, वो भी पावरफुल है, पर वो इलीगली पावरफुल है। हम अभी लीगल पावर की बात कर रहे हैं और मैं लीगल की तरफ जाती हूँ। सो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आपको कहीं, जैसे हम कहते हैं एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन का क्या मतलब? वुमेन को आप एम्पावर कर रहे हैं, यानी पावर दे रहे हैं। पावर कहाँ से दे रहे हैं? पावर दे रहे हैं लॉज से, रूल्स से, पॉलिसीज से, स्कीम से, कुछ 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 उनको उनको प्रोविजंस करके। रिजर्वेशन की बात अगर करें तो रिजर्वेशन से वो कुछ कहते हैं लोग एम्पावर हो जाएंगी वो। तो इस तरह से एम्पावरमेंट का मतलब ये है कि राइट्स और अथॉरिटी आपके पास आए और आप कुछ काम कर सकें, उसको यूज। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो IAS है, इसमें आपको हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पावर्स एंड अथॉरिटी दी गई। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, हमारे पार्लियामेंट ने, हमारे लॉ मेकर्स ने इस सर्विस को सैकड़ों लॉज में एम्पावर किया है। यानी आप इसकी जो ब्रेथ है, इसका स्कोप जो है, या आउटरीच जिसे कहते हैं, वो इतना वर्सेटाइल है कि मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कोई ऐसी सर्विस होगी, इनफैक्ट वर्ल्ड में कोई ऐसी सर्विस होगी, टॉप 5 टॉप 3 सर्विसेज में वर्ल्ड में हो सकती है, जहां पर इतनी वर्सेटिलिटी और इतने लॉज आपको एम्पावर करें। आप लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात करें तो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो होता है, जो IAS से चुना जाता है और वो बाद में DM बनता है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, या कुछ स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कहते हैं, जैसे केरला है वहाँ पे DC बोलते हैं, तमिलनाडु है वहाँ DC बोलते हैं, और यूपी है वहाँ DM बोलते हैं, बिहार में DM बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे नॉमेनक्लेचर अलग अलग हैं। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जिस पोजीशन पे रहता है, उसका लॉ एंड ऑर्डर में उसका ये रोल रहता है कि पुलिस एक्ट कहता है कि द एंटायर पुलिस फोर्स विल बी अंडर द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, और द पुलिस हैज टू लिसन टू द ऑर्डर्स ऑफ द DM इन मैटर्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर।
तो मैजिस्ट्रेसी और डिफाइंड है, एक बहुत बड़ा एक प्रोविजंस है जिसमें लेड डाउन है आईपीसी में, सीआरपीसी में, कि ये जो है रोल है डीएम का, और वो लॉ एंड ऑर्डर में इतना वो रखता है। यहाँ तक आपको एक 72 तक तो उसको जज का भी पावर था पूरा। ही यूज्ड टू एक्ट एज अ जज आल्सो। अभी भी जुडिशियल पावर्स हैं, लेकिन क्वासी जुडिशियल पावर्स कह सकते हैं। तो अभी अभी अगर कोई, जैसे मैं एकदम मिसाल दूं, जैसे कि कोई बदमाश है और वो गैंगस्टर हैं, कुछ लोग 4-5 लोग गैंग बना के काम करते हैं, तो डीएम को पावर है कि गैंगस्टर एक्ट लगा। उसकी गैंगस्टर एक्ट में ना सिर्फ वो गैंगस्टर को डिस्ट्रिक्ट से बाहर कर सकता है, और बल्कि उसकी प्रॉपर्टी को कुर्क भी कर सकता है। 14 गैंगस्टर एक्ट में आप प्रॉपर्टी को भी कुर्क कर सकते हैं उस बदमाश की या गैंगस्टर। इसी तरह नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में जो भी राष्ट्र सुरक्षा के लिए खतरा है, उसको डीएम जो है रिकमेंड कर सकता है कि नहीं जी, इसको बंद करिए, ये राष्ट्र सुरक्षा के लिए। इसी तरह आप देखिए गुंडा एक्ट, यूपी में एक गुंडा एक्ट है, और भी स्टेट्स में अलग अलग एक्ट हैं। गुंडा एक्ट में क्या कहते हैं कि ये गुंडा है, गुंडा डिफाइंड है कि ऐसा आदमी गुंडा कहलाया जाएगा, और गुंडे को आप गुंडा एक्ट लगा सकते हैं और उसको जिला बदर कर सकते हैं कि ये इस डिस्ट्रिक्ट में दिखाई नहीं देगा। You will pass an order that he will be removed out of the district. तो इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर के पावर्स हैं। ये मैंने लॉ एंड ऑर्डर का कुछ एग्जांपल दिया, ऐसे एक बहुत लंबी लिस्ट है। अगर आप बात करें कि ओके, एनीबडी इस स्टेज पे अभी किसी को क्वेश्चन है, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ भी बात करना चाहते हैं, या यू आर नॉट फीलिंग बोर्ड? आई थिंक इसमें there is no boredom of Zohair bhai, we are enjoying. ओके, थैंक यू भाई। Questions are there, lots of questions are there in the chat box. You can open gradually. Okay. हाँ, तो अच्छा, लेकिन open. जैसे आप एक फ्रेमवर्क डेवलप हो जाए उसके बाद हम ये करते हैं. We will take up the questions. हाँ. Is it okay, or should I speak on something else? नहीं, carry on. Okay. तो अगर हम स्टेजेस पावर, अभी मैंने बोला पावरफुल और पावरलेस, तो हम पावरफुल बनना चाहते हैं, हम एम्पावर्ड बनना चाहते हैं, लेकिन पावर की भी ग्रेड्स होती हैं। छोटा पावर, थोड़ा छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, एंड बहुत बड़ा पावर। तो अगर हम बोलें कि प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, तो ही इज वेरी वेरी पावरफुल। अगर हम बोलें कि एक चपरासी, तो बोलेंगे पावरफुल है लेकिन थोड़ा पावर, क्योंकि उसको भी पावर है। क्लर्क, थोड़ा पावर, उससे थोड़ा सा ऊपर पावर। अकाउंटेंट, पावर। अगर मैं बोलूं कि देखिए, अगर जो भी गवर्नमेंट सेटअप में काम करता है, अगर हम सिर्फ गवर्नमेंट की अभी बात करें, प्राइवेट सेक्टर में अलग पावर सेटअप है, अगर सिर्फ गवर्नमेंट में बात करें, तो एवरीवन इन द पावर सेटअप इज पावरफुल, राइट फ्रॉम द पियोन टू द चेयरमैन टू द डीएम और व्हाटएवर। अब लेकिन इनकी जो पावर की जो डिग्रीज हैं, वो थोड़ी थोड़ी फर्क, जैसे कि पियोन, क्लर्क, एक पुलिसमैन को भी पावर है, लेकिन पुलिसमैन के एसएसपी साहब को दूसरा पावर है, लेकिन एक पुलिस कांस्टेबल को दूसरा पावर है, इंस्पेक्टर साहब को दूसरा पावर है। शुगर केन इंस्पेक्टर है, शुगर केन इंस्पेक्टर का पावर लोकलाइज्ड है, जहां शुगर केन होगा, जहां वो शुगर केन एरिया होगा, वहां पर उसका एम्पावर्ड होगा। नॉन शुगर केन एरिया में वो एम्पावर्ड नहीं। जैसे कि एक एग्जाम का इन्विजिलेटर, क्या वो पावरफुल है? यस, वो पावरफुल है। वो आप जब एग्जाम दे रहे होते हैं, तो ही हैज द पावर टू टेल यू कि ये आपका टाइम खत्म हो गया है, आपकी कॉपी वो चेक साइन करता है, उसको रखता है। ही हैज द पावर इन दोस 3 आवर्स, ही हैज द पावर। एक टीचर के पास पावर है, यस, ही हैज द पावर टू आइदर पास यू और फेल यू, ऑफ कोर्स विद अ रीजन, बट ही हैज अ पावर। एक डॉक्टर या सर्जन के पास पावर है, यस, उसके पास जब पावर है कि जब पेशेंट उसकी ऑपरेशन टेबल पे हो, तो सबसे बड़ा पावरफुल आदमी वही है दुनिया का। अगर आप, तो इस तरह से। लेकिन इफ यू गो टू एन आईएएस या ये सर्विस की बात करें, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की बात करें, तो ये सर्विस जनरली इन ऑल स्फीयर्स पावरफुल, जनरली इन ऑल स्फीयर्स पावरफुल। अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो आप जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, चाहे वो रोड्स हो, हाईवेज हो, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से लेकर रोड्स और बिल्डिंग्स बनाने में, आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं एट द हाईएस्ट लेवल कोई इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का ही ऑफिसर हो। यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, NHAI,
उसका जो चेयरमैन होता है वो एक आईएएस होता है। एक एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, एएआई, वो पूरा कुछ देखते हैं। तो उसको, हाँ, कोई कोई बोल रहे हैं? ओके, ओके। तो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। Sometimes voice is breaking. ओके, ओके। इज इट स्टिल ब्रेकिंग? No, it's fine. It's fine. It's some of So the network issues which keeps on recurring. So इसमें थोड़ा सा okay, okay. I'll try to repeat whatever I say. एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इंडिया के पूरे एयरपोर्ट्स को मैनेज करता है और उसके हेड जो है वो एक आईएएस होते हैं। इसी तरह रेलवे जो बोर्ड है, रेलवे बोर्ड का जो चेयरमैन होते हैं वो जनरली इंडियन रेलवे सर्विस से होते हैं या इंडियन रेलवे से होते हैं। आईएएस वहां नहीं होते, लेकिन ये उसी एग्जाम से निकलते हैं जिस एग्जाम से आईएएस भी निकलता है। तो एग्जाम इज सेम। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये सर्विसेज जो है या ये सर्विस जो है इसका अक्रॉस द स्पेक्ट्रम एक पावर लेवल होता है। अगर आप खाली इंडिया में, अभी मैं बोल रहा हूँ, अगर पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो आप यूएस सिविल सर्विस या फ्रेंच सिविल सर्विस या यूके सिविल सर्विस, वहां पे ब्यूरोक्रेट्स कैसे काम करते हैं, तो आप देखेंगे कि इंडियन सिविल सर्विस या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जिसे कहते हैं, इट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। तो इस तरह से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसको इस तरह से डिजाइन किया है कि ये वन ऑफ द पावरफुल एंड बीइंग इन अ डेवलपिंग कंट्री, अगर आप अमेरिका में सिविल सर्विस में हैं या इंडिया में सिविल सर्विस में हैं, तो आई थिंक इंडियन सिविल सर्विस इज बेटर बिकॉज इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। यहाँ पर आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री वो एक ज्यादा अहम होगा, इंपॉर्टेंट होगा, बजाय एक डेवलप्ड कंट्री को और डेवलप करने। So these are the things that I wanted to speak about. Now I'll say कि okay, वो some other areas जहाँ पे IAS का काम करता है, जैसे कि इंटरनेशनल बॉडीज में वर्ल्ड बैंक है, WTO है, या इंडिया को जहाँ जहाँ भी रिप्रेजेंट करना है वहाँ पर इंडियन IAS ऑफिसर्स भी होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस में होते हैं जहाँ पे वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं वर्ल्ड फोरम में। इसी तरह से डेवलपमेंट की बात करें, मैं अपने आप बारे में आपको बताऊं कि 2012-13 में यूपी में वी डिस्ट्रीब्यूटेड लैपटॉप्स टू चिल्ड्रन, लैपटॉप्स, एंड दैट वाज सच अ मैसिव एक्सरसाइज कि दुनिया में इतने ज्यादा लैपटॉप्स कभी एक साथ नहीं बटे। इट वाज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। और राइट बेनिफिशियरीज को जाना और इतने बड़े पैमाने पे डिजिटल इक्विपमेंट को बांटना, तो ये इसमें आप ये समझिए कि इट इज द रोल ऑफ आईएएस ऑफिसर्स, जो प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और लास्ट तक पहुंचाते हैं। तो अभी कोविड है, कोविड में वैक्सीन लगनी है। आप ये समझ लीजिए कि ऊपर से लेके राइट फ्रॉम हेल्थ सेक्रेटरी टू इवन टॉप पोजिशंस राइट डाउन टू द बॉटम, जहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, वहां पे भी आपको आईएएस ऑफिसर्स का रोल कंप्लीट मिलेगा। यानी वो यहाँ तक कि वैक्सीन एडमिनिस्टर कराने में किसको लगनी है, किसको नहीं लगनी है, कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है, आप समझ लीजिए ये क्राइसिस मैनेजमेंट, इमरजेंसी सिचुएशंस में प्योरली रोल जो है, सब्सटैंशियल रोल जो है, वो एक आईएएस ऑफिसर का होता है। तो इसमें और भी लोग होते हैं, डॉक्टर्स भी हैं, तो एक महकमा है नीचे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट रोल्स हैं, जो सुपर इम्पोर्टेंट रोल्स जिसे कहते हैं, वो आईएएस ऑफिसर्स का होता है। इसी तरह इलेक्शंस में जब हाउस गवर्नमेंट्स डिसॉल्व हो जाती हैं, लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है या हाउस डिसॉल्व हो जाता है, तो पूरी की पूरी मशीनरी जो काम करती है वो ब्यूरोक्रेट्स की होती है, आईएएस की होती है। और इलेक्शंस को फेयर एंड फ्री कराना, वायलेंस फ्री कराना और पूरा सिस्टमेटिकली कराना, ताकि एवरी पर्सन इज एबल टू कास्ट हिज वोट विदाउट फियर और इंटिमिडेशन, वो पूरा एक रोल जो है वो एक आईएएस का होता है। और ह्यूज इम्प्लीमेंटेशंस, आप कोई भी स्कीम लीजिए, मनरेगा है या राइट टू एजुकेशन है या सर्व शिक्षा अभियान है या अभी प्रधानमंत्री जनधन योजना है जो 2014 में शुरू हुई थी, जिसमें खाते खुलवाने थे। तो एक मैसिव है, इंडिया अपने आप में एक बहुत बड़ा कंट्री है, 135 करोड़ लोग हैं। 135 करोड़ लोगों में से जो बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करना, सही जगह पहुंचाना
ये एक इसी सर्विस का एक बहुत बड़ा रोल है इसमें। और फिर जब अगर आप चार्म की बात करें सर्विस में, तो आप बहुत कम उम्र में, बहुत बहुत शायद अ, एक बहुत यंग एज में आप बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कभी आपके रोल मॉडल्स रहे हों। और फॉर एग्जांपल इन 2015 मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं कि आई वाज हैंडलिंग द विजिट ऑफ बिल गेट्स एंड मेलिंडा गेट्स टू उत्तर प्रदेश। तो वो दोनों लोग आए, और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है उनका। तो अभी आप सोचते थे बचपन में कि बिल गेट्स से पता नहीं जिंदगी में कभी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कैसा होगा, रिचेस्ट आदमी है, कैसा दिखता होगा। एंड सडनली आप देख रहे हैं कि वो आपके सामने खड़ा हुआ है। और उनकी वाइफ मेलिंडा गेट्स, वो दोनों लोग आए और यूपी में उनको, सो आई वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेंबर्स ऑफ दैट टीम हु वाज हैंडलिंग देयर विजिट। तो इस तरह मैं बताना चाह रहा हूँ कि कभी-कभी इस सर्विस का चार्म इस तरह भी दिखाई देता है, जहाँ पर आप ऐसी पर्सनैलिटीज़ से मिलते हैं या उनके साथ डिस्कस करते हैं, जहाँ पर इसी तरह से बहुत सारे सी रंगराजन साहब, जिन्होंने कई कमीशंस को हेड किया। एंड आई हैड द प्रिविलेज कि उनको बहुत सारा टाइम मैंने उनके साथ स्पेंड किया। तो ऐसा ऐसा आपको देखने को मिलेगा अक्सर इस सर्विस में। एंड नॉट ओनली अबाउट मी, एवरीवन इन दिस सर्विस गेट्स टू हैव दैट चांस। और मैंने आपको प्रोटोकॉल बताया, मैंने आपको क्राइसिस मैनेजमेंट बताया। और फर्स्ट 10 इयर्स जो है ये इस सर्विस के काइंड ऑफ रूरल होता है, जो आपकी पोस्टिंग्स भी लगभग रूरल एरियाज में होती है। तो जो ग्रास्प है, जो रियल इंडिया है जिसे कहते हैं, तो ग्रास रूट्स वाला इंडिया, वो आपको फर्स्ट 10 इयर्स में दिखाई देता है। एंड द नेक्स्ट व्हाटएवर सर्विस वी आर लेफ्ट विद, वो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में भी, पॉलिसी मेकिंग में भी लगता है। तो हर सर्विस में कुछ ना कुछ खराबियां होती हैं, लैकुना होता है। लेकिन आई मस्ट से कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का और उनसे पहले लोगों का बड़ा विजन था कि ऐसी सर्विस क्रिएट कर सकें जो इंडिया के स्टील पिलर्स की तरह काम करे। मैं अपनी मोटी बात तो यहीं रखता हूँ, एंड आई लीव इट टू अफरोज भाई कि मुझे किस तरह से और एग्जैक्टली। बताना थैंक यू सो मच जुहर भाई, इट्स क्वाइट एन एक्सपीरियंस। लेकिन हमें, क्योंकि जब भी ये जानना चाहता हूँ, जब आप लोग आते हैं, जब आप शुरुआती दौर में, जब स्टूडेंट लाइफ होती थी, आपको तय प्लस टू के बाद एक समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए। आपने एक डिसाइड ये किया कि मुझे इंजीनियर बनना है। इंजीनियरिंग में लेते हैं, ये डिसीजन लेना आपके लिए क्या, अब्बा ने कह दिया इंजीनियर बनना है तो बनना था, या कहीं खुद से आया? फिर आप एक आते हैं, इंजीनियरिंग कंप्लीट करते हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी चूज करना कि नहीं वहां जाना है, वहां से पढ़ना है, ये भी एक बहुत अहम फैसला है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि हम ये प्लस टू के बाद कहाँ जाना है, हमें किस स्कूल में पढ़ना है, जहाँ अब्बा ने करा दिया। हम चॉइस मेकिंग कैसे कर पाते हैं? तीसरी चीज, आप एक तीसरा पल आता है कि इंजीनियर भी हो गए, अब क्या करना है? आईएएस में हम चले जाते, इंजीनियरिंग सर्विसेज ले आते, या किसी कंपनी में रहते, या कोई और चीजें तय कर लेते। अचानक ख्याल आता है कि नहीं, जुहैर बिन सगीर ऑल इंडिया टॉप करेंगे, 6th रैंक। अचानक ये तैयारी आईएएस की, ये वजह क्या बनी? ये थोड़ी सी उस मैं थोड़ा शुरुआती दौर को समझना चाहता हूँ कि अब्बा जी। का क्या रहा, क्या हालात रहे, कैसे कैसे आपने ये हाँ स्टेजेस क्रिएट किए। जी हाँ, सर। बिल्कुल, थैंक यू अफरोज भाई, आपने मुझे ऐसा मैं देखिए अफरोज भाई, ये मैं सभी लोगों को बोलूँगा कि बहुत कम लोग होते हैं ख़ास तौर पे इंडिया में जो सिल्वर स्पून लेकर पैदा होते हैं। और बहुत अच्छा रिच बैकग्राउंड है, बहुत पावरफुल हैं पीछे से, और है ना, अगर वो कुछ ना भी करे ज़िंदगी में जैसे कहते हैं, तो इट्स डज़न्ट मैटर। लेकिन अनलाइक देम 90% मोस्ट ऑफ अस, मैं भी उनमें शामिल हूँ, जहाँ पर हमारा बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता। और हम कहीं न कहीं प्रॉब्लम से निकल रहे होते हैं, हमारे पीछे जो हमारे फादर लेवल के लोग होते हैं उस तरफ के, तो वहाँ पे हमारे फैमिली कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं होती हैं। लेकिन मैं बताऊँ आप सभी लोगों को जो हू आर लिस्टनिंग टू मी, मैं ये बोलूँगा कि दिस एक्ट्स एज़ अ मोटिवेटर, दिस एक्ट्स एज़ अ पॉजिटिव थिंग। इसको आप अगर आप पॉजिटिवली लीजिए, तो इट्स सच अ बिग मोटिवेशन कि नहीं, जो हालात से हम गुज़रे हैं, वो हालात अब आगे हमें चेंज करने का मौका मिला है। और वो मौका इतना स्ट्रॉन्ग है, और गॉड ने, भगवान ने, ऑलमाइटी ने, जिसको भी आप मानते हैं, जिसको लोग मानते हैं,
अल्लाह ने वो ऐसा ऑप्शन अपॉर्चुनिटी हमको दिया है, और उस अपॉर्चुनिटी के तहत आज हमारे पास जो 2-4 साल, 6 साल बचे हैं, उसमें जो राइट फ्रॉम द एज ऑफ से अबाउट 19 और 20 अप टू से अबाउट 27, 28, 30 तक, जो 10 साल, 8 साल का पीरियड है, और या मैं कहता हूँ बहुत छोटा भी 5 साल का भी मान लेते हैं, तो 5 साल का पीरियड इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर मैं अपनी तकदीर को लिख सकता हूँ, आई कैन राइट माय ओन डेस्टिनी। सो दैट इज़। और अगर आप बात करें तो इंजीनियरिंग, आई गॉट इनटू इंजीनियरिंग इन एएमयू, और एएमयू का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि एएमयू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो आपको उड़ने के लिए पंख देती है, इट गिव्स यू विंग्स। और उनकी जो लाइब्रेरी है एएमयू की, वो 8 मंजिल की है, 8 स्टोरी की लाइब्रेरी है। शायद ही इंडिया में ऐसी कोई लाइब्रेरी हो जो 8 मंजिल की हो। और अब उससे फायदा उठाना, उससे यूटिलाइज करना। और देखिए, ये जो मेन ईयर्स हैं, ये मेक और ब्रेक वाले ईयर्स होते हैं। ये मैं नहीं बोलूंगा कि मैंने पूरा 100% यूटिलाइज किया टाइम को, लेकिन जब पीछे देखते हैं तो शायद 80% किया होगा। लेकिन 100% भी कर सकते हैं अगर उस चीज को, जो टाइम मिला है, उसको सही यूटिलाइज कर लें। और अपनी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि गरीबी है, या कोई पीछे से रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा हैं, या आप सबसे एल्डेस्ट बेटे हैं या बेटी हैं, तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। लेकिन मैं बोलूंगा कि ये 5-7 साल अगर आपने इसे वर्कआउट कर लिया, इफ यू प्लाउ थ्रू दीज 5-7 years, तो ये आपको मेक और ब्रेक वाली स्थिति या सिचुएशन में ला सकते हैं। और ब्रेक तो है ही है। ब्रेक अगर आप कुछ नहीं करना है तो ब्रेक ही ब्रेक है, ठीक है, जैसा चल रहा है चलता रहेगा। लेकिन टू क्रिएट समथिंग न्यू, वहां पर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ह्यूज डेडिकेशन की जरूरत होती है। और जो हमारे यंगस्टर्स हैं आजकल के, मैं सब लोगों को ये बोलूंगा कि आप डिजिटल एज में जी रहे हैं। आपके हाथ में जो मोबाइल है, वो हमारे हाथ में नहीं था। 2005-6 में हमारे हाथ में मोबाइल नहीं था, हम जानते नहीं थे मोबाइल क्या होता है। और उस टाइम मोबाइल इंट्रोड्यूस हो रहा था इंडिया में। इंट्रोड्यूस तो पहले हो चुका था, लेकिन हमारे हाथ में इंट्रोड्यूस हो रहा था। तो वी डिडंट नो एनीथिंग, इज अ मोबाइल। अब व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया का एक स्टॉर्म है, एक ह्यूज। ये बहुत नेगेटिव चीज भी है, इसको ऐसे मत लीजिएगा कि ये बहुत अच्छी चीज है। इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। अगर आप इसके गुलाम बन जाएंगे, इफ यू गेट एनस्लेव्ड बाय इट, तब तो बहुत नुकसान है। अब तब तो हर 10 मिनट बाद चेक करते हैं फेसबुक पे कितने लाइक्स मिले और कितने स्माइलीज मिले। अब वो सब गड़बड़ हो जाएगा। आप इसको यूज करिए अपने पॉजिटिव ढंग से, ताकि आप इसके गुलाम ना बने, स्लेव ना बने। और आपके पास बहुत इंफॉर्मेशन है, डेटा बैंक्स हैं, ह्यूज इंफॉर्मेशन है, कुछ भी दुनिया में होता है आपके मोबाइल में आ जाता है। हमारे तक पहुंचने में 24 घंटे तो लगते ही थे, अगले सुबह के अखबार में पता लगता था। सो बहुत चीजें बदल गई हैं अफरोज भाई, एंड आई मस्ट से कि ये चीजों का यूज यंगस्टर्स कर सकते हैं। नहीं, एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि वो एक दौर था जब सोशल मीडिया का ऑनसेट हो रहा था, और अलीगढ़ में एक दौर भी था उस जमाने में, नया नया चस्का भी लगता था लोगों को, देखे क्या चीज है। तो या ये तो काफी एक ये रहा, लेकिन कैसे, मतलब कि आप, ये भी कहा जाता है कि नहीं, आप कोई जिंदगी में चीज हासिल करना चाहते हैं तो आपका दोस्तों का बड़ा रोल होता है, दोस्तों का भी होता है, घर वाले भी होते हैं। कभी कभी हम दोस्त ऐसे लोगों के दरमियान फंस जाते हैं कि वो अपने रुख में ज्यादा मोड़ लेते हैं। कभी कभी ये होता है कि हम ऐसा कर लेते हैं कि दोस्त हमें देख करके आगे बढ़ने लगते हैं। तो जी क्या जी, वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा इनफॉर्मल हो, क्योंकि बिल्कुल वो, बिल्कुल अफरोज, हाँ, सही बात बिल्कुल वहाँ हिंट किया कि फ्रेंड्स का और कुछ खास लोगों का बड़ा रोल होता है। अपने को जैसे कहते हैं कि देयर इज अ वुमन बिहाइंड एवरी एवरी मैन सक्सेस। तो यकीनन वुमन भी हो सकती है और मैन भी हो सकता है। और मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों का बड़ा रोल रहता है सक्सेस में, जैसे कि पेरेंट्स का एक बहुत, मेरे मेरे फादर और मदर का बहुत रोल था। और खास तौर पे कि व्हेन आई वाज द एल्डेस्ट सन, तो बड़ी जिम्मेदारी थी कि नहीं, दिस मैन हैज बिकम एन इंजीनियर, अब नाउ ही शुड स्टार्ट अर्निंग। तो उस टाइम पे फादर मदर अगर आपसे ये ना कहें कि तुम ठीक है, तुम अर्न वर्न मत करो, तुम अपना काम करो जो कर रहे हो, तो दैट शोज देयर ट्रस्ट, दैट शोज देयर ट्रस्ट। और उन्होंने बड़ा यकीन किया, ट्रस्ट किया। और मैं समझता हूँ ये बहुत अहम चीज है कि कोई आप पे अंधाधुंध ट्रस्ट कर ले। दूसरा ये है कि कुछ फ्रेंड्स जो होते हैं, खास तौर पे 1 या 2 फ्रेंड्स जिंदगी में, शायद वो उनका रोल बहुत अहम होता है।
वो आपको मोटिवेट भी करते हैं, और आप जब वीक मोमेंट्स आते हैं आपकी लाइफ में तो बड़े खड़े रहते हैं आपके साथ। तो आई मस्ट से मैं कुछ मेरे 2 दोस्तों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। इनफैक्ट एक दोस्त तो ऐसा करूँगा जो आजकल न्यूयॉर्क में है, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, और हम दोनों साथ में हम दोनों ने इंजीनियरिंग किया। वो उसका बड़ा रोल है कि उसने मुझे बैठा के 2 घंटे मेरे दिमाग पे उसने हिट किया कि नहीं, तुम्हें इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग नहीं करनी है, तुम्हें एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस करनी है। तो आई आई एम रियली थैंकफुल। मैं अभी भी उससे टच में हूँ, अभी बातें होती रहती हैं, बट आई रियली ओ इट टू हिम। मैं उसको थैंक यू कहता हूँ कि बहुत वो बहुत बहुत बड़ी बात है। किए बहुत थे जिंदगी, बड़े काम आए। काफी ये यही सारी चीजें, क्योंकि बहुत सारी चीजें फैक्ट होते हैं जब हम तैयारी कर रहे होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, तो डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत आते हैं लाइफ में। और दूसरी चीजें ये भी होती हैं कि आपके पास टाइम लगता है कि नहीं, कहीं हम यूटिलाइज कर रहे हैं, तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज होती है। क्योंकि आपको, जैसे हम यूपीएससी की तैयारी प्रीलिम्स करते हैं, तो इंच डेप्थ एंड माइल्स वाइड आपकी प्रिपरेशन हैं। और मेंस का आता था तो उस टाइम में तो माइल्स डीप एंड इंच वाइड हो जाता था। तो काफी स्ट्रेस भी होता था उस, होता है जो लोग तैयारी करते हैं। तो ये एक सवाल हमारे आ रहे हैं कि आप वो कैसे मैनेज करते, टाइम मैनेजमेंट ये है, और दूसरा है स्ट्रेस मैनेजमेंट है। ये रोशनी है, ये मुझसे ये आपसे कह रही हैं कि भाई आप, बड़ी खुशी है इनको, आप आपके वर्क को देखती रहती हैं। तो कैसा आप ये कैसे मैनेज करते हैं टाइम को, किया मैनेज को, टाइम को, स्ट्रेस को? जी, थैंक यू फिरोज भाई। असल में टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट दोनों पे मैं थोड़ा-थोड़ा बोलूँगा कि हाँ। देखिए, टाइम मैनेजमेंट तो ये है कि प्रायोरिटीज़ ऑफ लाइफ को सेट करना बहुत अर्ली एज में, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट फ्रॉम मैं समझता हूँ 8वीं 9वीं क्लास से बच्चे के अंदर ये डालना चाहिए कि उसकी लाइफ में प्रायोरिटीज़ क्या हम्म। है। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू इन दिस वर्ल्ड। कुछ नाफ़े हैं, प्रॉफिटेबल हैं, और कुछ बिल्कुल बेकार हैं। तो हम्म। अगर हम उस बेकार वाली चीजों में ट्रैप हो गए या कम अच्छी चीजों में ट्रैप हो गए, तो आई एम वेस्टिंग माय प्रेशियस टाइम इन दोस थिंग्स। यही सोशल मीडिया है। तो आई सी मेनी यंगस्टर्स, बहुत काबिल यंगस्टर्स, बहुत ही अच्छे क्रिएटिव यंगस्टर्स, दे स्पेंडिंग 7-8 आवर्स ऑन सोशल मीडिया डे। वेस्ट कर रहे हैं अपना टाइम। और तो बहुत सारी चीजें जो पहले जैसे कहते थे बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हैं और पानी पी रहे हैं और मजे ले रहे हैं, आज वही बरगद का पेड़ जो है वो फेसबुक बन गया है। तो सडनली जो है वो वही वहां भी वेस्टेज होती थी टाइम की, और याद भी होने लगी। सो आई मस्ट से कि बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज करना, और ये तय करना कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 ये मुझे काम करने हैं लाइफ में। फिर उस गोल सेटिंग के बाद उसकी तरफ जाना कि मुझे ये गोल कैसे पाना है। और मैं इकबाल का एक शेर मुझे याद आ रहा है। वो देखिए, वो कहते हैं कि नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। तो हमें उस शाहीन की तरह बनना है, जो ईगल की तरह बनना है, जिसका निशाना एकदम फिक्स है कि नहीं, मुझे ऊपर ही उड़ना है और नीचे आना ही नहीं। और ऐसी बर्ड है ये ईगल कि इसको ऊपर ही उड़ना है, और इसको किसी फालतू जगह नहीं बैठना है, कसरे सुल्तानी के किसी गुंबद उम्बद पे नहीं बैठना है। इसको इसको हाइट्स पे उड़ना है और हाइट्स के लिए तैयार होना है। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये टाइम मैनेजमेंट जो है वो प्रायोरिटाइजेशन का मामला है। और स्ट्रेस मैनेजमेंट मैं समझता हूँ कि जिस चीज में इंटरेस्ट हो इंसान को, वो चीज जो है परस्यू करना चाहिए, चाहे वो म्यूजिक हो, पेंटिंग हो, स्कल्पचर हो, राइटिंग हो। अपना जब भी आप बोर हो किसी चीज से, आपको लगता है कि नहीं जी, बॉब डायलन सुनने से मैं मेरे मुझे एनर्जी आ जाती है, तो आप सुन लीजिए उसको, नो प्रॉब्लम। तो ऐसा। और ये कुछ लोगों को गजलों का शौक है, कुछ लोगों को, तो वन मस्ट एक्सप्लोर कि वो किस चीज से वो उसका माइंड क्लियर होता है, एंड ही गेट्स बैक अगेन टू पुट इन ऑल हिज वर्क इन दैट स्टडी। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट, अच्छा, जैसे कहते हैं कि इवन रिलीजन इज अ बिग स्ट्रेस बस्टर, जैसे कहते हैं। अब बहुत, आप जैसे मुस्लिम्स में आप कुछ लोगों को नमाज पढ़ने में बहुत सुकून मिलता है। कुछ लोगों को, हिंदूज को टेंपल जाने में सुकून मिलता है। कुछ चर्च में घंटी अपने कन्फेशन में बहुत सुकून मिलता है। जो है अपने फैमिली में सुकून पाते हैं। दे टॉक टू द चिल्ड्रन, दे टॉक टू फादर मदर,
and they enjoy, they feel relaxed and stressed out, stress free हो जाते हैं. So I must say कि अपने स्ट्रेस को दूर करने का कौन सी चीज है उसको ढूंढ लेना चाहिए, and then you know it will be stress free. और दूसरा, इस एग्जाम को इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए कि इट कम्स टू योर लाइफ. इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए. देयर इज अ वर्ल्ड अपार्ट, उसके अलावा भी एक दुनिया है, लेकिन पुट इन एवरीथिंग इनटू दिस एग्जाम. लेकिन ऐसा नहीं हो कि अगर एग्जाम में खुदा ना खास्ता या गलती से फेल हो गए, नहीं हो पाए, तो इट इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड. ऐसा कुछ भी नहीं है. द वर्ल्ड इज ह्यूज, and the world is not only about civil servants, it's about great people. चार्ली चैपलिन ने दुनिया में कभी कोई सिविल सर्विस एग्जाम नहीं दिया, लेकिन वो दुनिया का सबसे जबरदस्त कॉमेडियन था. जी बिल्कुल सही जहर भाई, क्योंकि मुझे वो अंदाजा है कि जब मैं आपकी उर्दू पोएट्री देखता हूँ किस तरह से जो है वालिद साहब की भी आपकी भी ये कथारसिस है. जैसे मैं वो कैसर खालिद साहब से भी पूछा कि भाई मतलब व्हाट इज आफ्टर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस शायरी. तो वो नॉर्मली लोगों के अलग अलग शौक हैं जिसमें आप अपने स्ट्रेस को, अपने सेल्फ को पाना चाहते हैं. किसी की पोएट्री है, किसी का आर्ट है, किसी की पेंटिंग है, किसी की राइटिंग है, किसी की ऐसा स्विमिंग है, म्यूजिक है. जॉब, एक्चुअली ही इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब. जो जोड़ते हैं, दैट्स इटसेल्फ अ बिग स्ट्रेस बस्टर. एग्जैक्टली. कुछ लोग ये होते हैं, एक सवाल अक्सर ये उठ जा होता है कि बहुत सारे बच्चे कोचिंग से होते हैं. कुछ कहते हैं कि हमारे पास इतना तो रिसोर्सेज है नहीं कि हम जाएं और दिल्ली में कोचिंग करें या किसी मेन जगहों पे सिविल सर्विसेज की या तैयारी करने की. तो वो सेल्फ स्टडी पे अपनी जहन को रखते हैं. क्योंकि अभी एक सवाल भी था, अब्दुल रहमान साहब का ही सवाल था, क्या गरीबों, क्या ये जरूरी है कि आपके पास वसाइल हों तभी आप आईएएस बन सकते हैं, पैसे हों कोचिंग में एडमिशन लेने के लिए? गरीब आदमी सपना कैसे देखे? तो उस उनके लिए क्या कहेंगे जो सपना देख रहे हैं आईएएस बनने का और पैसे नहीं है कोचिंग करने का? ओके ओके जी, बहुत अहम सवाल भी है और ट्रिकी सवाल भी है थोड़ा सा. देखिए, इस एग्जाम के लिए कोई कोचिंग जो है वो कोई मस्ट नहीं है. नंबर वन, ऐसा नहीं है कि बिना कोचिंग के एग्जाम पार नहीं हो सकता. इट इज नॉट मैंडेटरी टू डू सम कोचिंग. वन. लेकिन फिर उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए जो स्टडीज का लेवल होना चाहिए वो बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव होना चाहिए, क्योंकि ये कंपटीशन है. इसमें ऐसा तो है नहीं कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की जिसका 50% हो गया तो उसका हो गया भाई, वो आईएएस हो गया. तो ऐसा तो है नहीं. कंपटीशन है, इतने सारे लोग हैं, इतनी सीटें हैं. तो इतनी सीटों को पाने के लिए अगर हम उस लेवल तक नहीं पहुंचेंगे समहाउ, आइदर थ्रू कोचिंग or through self studies or through general reading or understanding, तो हम फिर वो उस कंपटीशन वाले ब्रैकेट में नहीं आ पाए. तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो जो कंपटीशन है, असल ये एक ऐसा एग्जाम है जहां आप दरिया दिल नहीं हो सकते एटलीस्ट एग्जाम टाइम में. क्योंकि आपको ये मालूम है कि आपका कंपटीशन आपका पड़ोसी नहीं है, वो कहीं 500-800 किलोमीटर बैठा हुआ बंदा होगा. So it is not about your कि ये बहुत लिमिटेड लोकलाइज्ड लेवल एग्जाम है. तो ये एक नेशनल एग्जाम है और टॉपर्स जो है हर साल डिफरेंट पॉकेट से निकलते हैं. तो उस लेवल की तैयारी बहुत जरूरी है. अगर कोचिंग नहीं कर सकते तो कम से कम कोचिंग के नोट्स ऑब्टेन कर लीजिए, कहीं से कॉपी करा लीजिए या अपने फ्रेंड से ले लीजिए, ताकि जिस सब्जेक्ट के नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो, जिस खास कोचिंग इंस्टीट्यूट के या वो आपके पास आपके टेबल पे रहें. या फिर तो ये इम्पोर्टेंट है कि यू शुड नॉट मिस आउट समथिंग व्हिच इज बीइंग आस्क्ड. वो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, हमने उससे सुना ही नहीं है, देखा ही नहीं है, एंड देन सडनली आई गो एंड सिट इन द एग्जाम. तो ये नहीं होना चाहिए. लेकिन अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हैं तो आप कोचिंग के लेवल की तैयारी खुद से करने की सक्षम होने चाहिए. बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्रायोरिटीज अगर आप नहीं तय करेंगे अपने लिए तो कोई दूसरा तो आपके लिए प्रायोरिटीज तय नहीं करेगा. तो आपको तय करना है कि आप कैसे जाना चाहते हैं, और हर शख्स की अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है. कोई एक कैप्सूल नहीं है कि जो उसको ये ले ले कि ये दवा ले लो और तुम जुहैर साहब ने किया तो ये दवा तुम भी ले लो. तो ये, और उसमें एक साहब है, तो ये सही बात आपने कहा कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हुई, कि आप फोकस तय कीजिए, प्रायोरिटीज तय कीजिए. यू यू पुट इट वेरी नाइसली.
एक आसिफ साहब हैं, आसिफ जावेद, कहते हैं कि एनसीईआरटी के खिलाफ पढ़ने, लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ जाइए, कितना जरूरी है? आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही शुरू में जो आप तैयारी कर रहे हैं? तो वो पिन पॉइंटेड वन बाय वन, अगर 2 3 4 5 वेज में वो स्ट्रैटेजी आपने क्या एनसीईआरटी से शुरू की या कुछ और चीजें? ओके ओके। एनसीईआरटी इसलिए कहते हैं किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ही स्टैंडर्ड है, बहुत दिमाग लगा के बनाई गई है और बहुत बेसिक बुक होती है और टफ नहीं होती है। तो इसीलिए सब लोग कहते हैं, या एक अच्छी मान्यता है, जैसे कहते हैं अच्छी सोच है कि लेट्स स्टार्ट विद एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए 6th क्लास की एनसीईआरटी ऑनवर्ड्स पढ़ना शुरू शुरू करना चाहिए। तो 6th 7th 8th 9th 10th और 11th 12th अगर आप उसमें स्पेशलाइज करना चाह रहे हैं उस सब्जेक्ट में, और वरना 10th तक इट्स ओके। जनरल स्टडीज के लिए, जनरल नॉलेज के लिए 10th तक इज एनफ। और अगर मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस किसी का सब्जेक्ट है, तो वो एनसीईआरटी 11th और 12th की भी पॉलिटिकल साइंस की पढ़ ले। उसके बाद इसको पढ़ने के बाद जो है, और एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत स्टैंडर्ड फॉर्म में और बहुत ब्रेन्स ने उसको बनाया हुआ है, बड़े काबिल लोग होते हैं उसके पीछे। तो एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना चाहिए। नंबर 2, इस एग्जाम में एक ये भी जरूरी है कि आप पढ़ तो रहे हैं, पढ़ सब रहे हैं, पर आप अपने को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? डिस्टिंग्विश करने के लिए आपको वो जो पढ़ रहे हैं, तो अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आधा घंटा या पौन घंटा उस पढ़ी हुई चीज को पॉन्डर करने पे लगाइए कि जी मैंने पढ़ तो लिया 2 घंटे, अब ठीक है, क्या निचोड़ निकला इसका, क्या क्या समरी क्या निकली इसकी। तो जिसे कहते हैं, अंग्रेजी में एक वर्ड होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग करना भी बड़ा जरूरी है कि मैंने पढ़ तो लिया, फिर उसको मैं एनालाइज करूं, और फिर कि मैंने क्या पढ़ा है और क्यों पढ़ा है और इसका क्या यूज है। सो दिस हाफ एन आवर का जो एनालिसिस पार्ट है, ये भी बड़ा जरूरी है। और जो पढ़ा है उसका कुछ यूज होना चाहिए जिंदगी में। मैं 10 कप बुक्स पढ़ के बैठा हूँ, लेकिन मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, उसका कुछ निकाल नहीं पा रहा, कुछ समराइज नहीं कर पा रहा, तो आई थिंक पॉइंटलेस हो जाती है फिर वो 10 बुक्स पढ़ना। तो बुक्स, नोट्स और चीजें कम पढ़ी जाएं, लेकिन जो ये ऊपर वाले ने ये दिया है, ऊपर की चीज, इसका भी यूज करना बड़ा जरूरी है। सही बात। एनालाइज और उसको कनेक्ट करें दो चीजों को। हमने पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस पढ़ ली, हमने इकोनॉमिक्स पढ़ ली, लेट मी कनेक्ट लेट मी कनेक्ट कि हाँ, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में क्या चीजें सिमिलैरिटी हैं। ये हमने ज्योग्राफी पढ़ ली, ये हमने हिस्ट्री पढ़ ली, अब दोनों को मिलाते हैं। तो लेट मी सिंक्रेटाइज और व्हाटएवर, ताकि उसका कुछ एक अहम पहलू निकल कर सामने आए। एंड दैट इज व्हाट लीडर्स आर ऑल अबाउट। दिस एग्जाम इज अबाउट लीडरशिप। तो लीडर्स का काम ये होता है कि वो बुक पढ़ के नहीं आता। कोई भी लीडर आप देखिए स्टेज पर बुक पढ़ के स्पीच नहीं देता ना। कोई बुक पढ़ के, बुक बुक खोल के पेज नंबर 43 का स्पीच नहीं देता। वो पढ़कर आता है, समझ कर आता है और फिर बोलता है। तो कुछ एनालाइज करता है तभी बोलता है। इसीलिए जो बड़े लीडर्स हैं दुनिया के, वो बहुत 1 घंटे की स्पीच दे देंगे आपको, और अब लोग सिर्फ पेन और पेपर लेके उसको लिखते रहेंगे कि आज ही क्या बोला है। तो इसीलिए एनालाइज करना भी बड़ा जरूरी है भाई, आई थिंक। इसमें जोहर भाई एक चीज और भी आती है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो इंजीनियरिंग में, तो वो अपने सब्जेक्ट को नहीं चूज करते हैं, ऑप्शनल को, वो चाहते हैं कि सोशल साइंसेज पर चूज करें। उसी तरह मेडिकल साइंसेज के कई अपने दोस्त भी, अपने साथी भी जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने सिविल सर्विसेज का। कुछ लोग होते हैं कि भाई हालात ऐसे नहीं है, एक जॉब पकड़ लिया, जॉब करने के बाद वो चूज करेंगे कि भाई हम यूपीएससी में जाना चाहते हैं, उसके बाद कुछ थोड़ी सी फिनेंशियल है, कुछ क्वेश्चन भी इसी तरह के आते हैं। तो ये उनके लिए कैसे वो स्ट्रेटेजी हो कि वो ऑप्शनल अपना जो चूज करें, जो नॉन, जैसे सोशल साइंसेज है वाले तो चलो वो चूज कर लेते हैं अपने डिसिप्लिन वन, लेकिन इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स होते हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं, या डिफरेंट बैकग्राउंड से मैनेजमेंट के होते हैं, तो ऑप्शनल क्या वो अपने एरिया से चूज करने में ज्यादा उनके लिए बेहतर होगा, या दूसरे एरियाज में चूज करना आसान होगा? तो क्या आपको क्या लगता है, व्हाट इज एडवाइजेबल? ओके ओके जी। भाई इसमें इम्पोर्टेंट ये रहेगा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए, जो नॉर्मली क्वेरीज रहती हैं एक एस्पिरेंट्स के लिए, जो कि मेरे मेरे साथ भी रहती थी क्वेरीज, वो 3 4 हैं। उसमें से एक ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्या रखें क्या नहीं रखें, ये भी एक है।
मैं तीनों चारों को कवर कर लेता हूँ अभी। हम्म। तो एक ऑप्शन ये रहता है कि साहब हमने एमबीए किया है, हम क्या सब्जेक्ट रखें। तो आई विल से 3-4 थिंग्स जो एक सब्जेक्ट को लेने में इनको कंसिडर करना चाहिए सब्जेक्ट को लेने में। नंबर वन मैं बोलूंगा 1 नंबर पे आपका इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट। हम्म। इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, भाई ने बोला है, दोस्त ने बोला है, पापा ने बोला है, तो नहीं चलेगा। इंटरेस्ट इज नंबर 1। आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो कि जब मैं पढ़ूं तो उस सब्जेक्ट को एंजॉय करूं, मुझे मजा आए पढ़कर। नंबर 1 एंड नंबर 2, उसकी उसके जो पैटर्न्स हैं लास्ट 10 इयर्स 15 इयर्स के, 10 इयर्स ले लें, लास्ट 10 इयर्स के, कि वो कैसा पेपर रहा है इन जनरल। इज इट वेरी सब्जेक्टिव, वेरी ऑब्जेक्टिव, या स्कोरिंग रहा है कि नहीं रहा है। जनरली क्या वो उसका जो पैटर्न है एग्जाम्स का वो बड़ा टेढ़ा होता है या सिंपल आंसर्स होते हैं। इसको स्टडी करना भी जरूरी है। तो लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर देख लेना चाहिए। और नंबर 3 ये है कि वॉल्यूमिनस सब्जेक्ट है या इजी टू प्रिपेयर है। तो ये अगर आपके पास, आप डिपेंड करता है आपके पास टाइम है कि नहीं। जैसे हिस्ट्री कहते हैं कि इट्स वेरी वेरी लेंदी, वेरी वेरी लेंदी सब्जेक्ट। लेकिन अगर आपका शौक है तो आप 4 महीने पहले से शुरू कर दीजिए, 6 महीने पहले से शुरू कर दीजिए। अगर 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 थोड़ा लंबा पेपर है। पबैड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कहते हैं कि ये 2 महीने में कवर हो सकता है। हिस्ट्री के लिए लोग कहते हैं 8 महीने से 10 महीना तो चाहिए ही चाहिए। तो इट डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्ट और उसके बाद आपके पास क्या विंडो ऑफ टाइम अवेलेबल है। तो ये 3-4 चीजें जरूरी हैं। और एक चौथा ये है कि आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम है, उर्दू मीडियम, अंग्रेजी मीडियम, तमिल मीडियम, जो भी मीडियम है, वो उसमें आपको फ्लुएंसी किस सब्जेक्ट में, जैसे कुछ सब्जेक्ट्स बड़े वर्बोज होते हैं कि आपको लिखना बहुत पड़ता है। कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं थोड़े साइंटिफिक होते हैं और उसमें कम लिखना पड़ता है। ल्यूसिडिटी, अब जैसे सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी में आपको राइटिंग स्किल आनी ही आनी पड़ेगी, नहीं आती तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये 3-4 चीजें हैं अफरोज भाई जिसको कंसिडर करना चाहिए इसको बिल्कुल। लेने से पहले। कुछ भाई चीजें तो, ये तो तैयारी की हो गई। आप अब बिजी तो नहीं है, मतलब कि कुछ वक्त और ले लिया जाए आपका? हाँ हाँ, श्योर श्योर प्लीज श्योर। अब तो पोस्ट आईएएस की बात होगी कि कुछ ऐसे सवाल भी हैं। मैं, जाहिर सी बात है, आईएएस की तैयारी थी और आईएएस बन गए, और 15 साल हो गए आईएएस बने हुए। अलग अलग मरहले आए जिंदगी के और उसको देखा होगा। बहुत सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो जो आईआरएस की हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ साथी भी ज्वाइन किए हुए हैं, जो लोग हैं जो जो आपके एज अ ऑफिस में कई सारे तरह के प्रेशर्स आते हैं, कई तरह की डिसीजन। ऐसे टाइम में एक एडमिनिस्ट्रेटर को कैसे डील करना होता है? क्योंकि normally there can be political pressures, there can be area wise pressures, there can be a family pressure, there can be lots of, तो कुछ लोग ज्यादा हैं। तो क्योंकि you may have seen things in your life, how to deal with those kind of situations, तो क्योंकि जाहिर, हाँ। यस यस, एंड दिस इज अ रियली बिग इशू। प्रेशर्स जो है वो कोई इंसान नहीं है जिसके लाइफ में पर्सनल या प्रोफेशनल प्रेशर्स ना हो। और आई मस्ट से बड़ा पॉइंट पॉइंट है ये, बहुत इम्पोर्टेंट। आई मस्ट से अगर हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें कि जो प्रोफेशनल प्रेशर्स हैं और पर्सनल प्रेशर्स हैं। तो प्रोफेशनल प्रेशर्स इट कम्स विद द जॉब। अगर गवर्नमेंट सर्विस में है और पीआर है, पब्लिक रिलेशंस वाली आपकी सर्विस है हम लोग की, तो डेफिनेटली जहाँ पर पब्लिक से टच होता है या पॉलिटिशियन से टच होता है वहाँ पे फ्रिक्शंस भी आते हैं। और फ्रिक्शंस ऐसी पोजीशंस पे जब आते हैं तो ये ऐसा कोई 2+2=4 का फॉर्मूला नहीं है कि हमने लगाया और बस निकल लिए। सो it varies from person to person and situation to situation. So but जो जो की पॉइंट हमें याद रखना है वो 2 है, जहाँ तक मैं समझता हूँ वो है। नंबर 1 इज रूल ऑफ लॉ, के जो लॉ है वो सुप्रीम है। लॉ के ऊपर कोई नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन या रूल ऑफ लॉ नंबर 1। ना मैं सुप्रीम उससे ऊपर हूँ, ना कोई पॉलिटिशियन है, ना कोई और ब्यूरोक्रेट है, कोई चीफ सेक्रेटरी नहीं, कुछ भी नहीं। रूल ऑफ लॉ इज सुप्रीम। तो नंबर 1 अगर इसको बेसिक थ्रेड बना के चले। और नंबर 2 और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है
मैं समझता हूँ वो है प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिक होके ज्यादा काम आसान हो जाते हैं बजाय एक रिजिड थिंकिंग के। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी देखिए रिजिड नहीं रहा, उसमें भी 100 अमेंडमेंट्स हो गए। अगर अगर बनाने वालों का यही उद्देश्य होता कि नहीं साहब इसको तो टच ही नहीं करना है, तो फिर 100 अमेंडमेंट्स कैसे हुए? इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी फ्लेक्सिबिलिटी की जगह छोड़ी गई। इसीलिए जो हमारी वर्किंग है उसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, प्रैग्मेटिज्म होना चाहिए, मतलब दिमाग का यूज होना चाहिए। एंड एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ द सर्विस कि आप एडवर्स कंडीशंस में भी अपनी बात को कुछ हद तक, काफी हद तक ले जाते हैं। और दूसरा जो पॉइंट है वो है पर्सनल प्रेशर्स। पर्सनल प्रेशर्स बहुत अहम है, और इट कुड बी अबाउट finances, it could be about peer pressure, it could be about health conditions of the family members, और इट कुड बी फाइनेंशियल का तो बहुत बड़ा है। मुझे कई बच्चों ने सवाल किए कि सब पैसे नहीं है, कैसे पढ़ें, आगे कैसे बढ़े, 3-4 साल ऐसे रहना बहुत मुश्किल है। सो आई टू देम आई विल जस्ट से कि देखिए बिग सैक्रिफाइस तो जरूरी है, यस एग्जाम नीड्स बिग सैक्रिफाइस। और बिग ऐसे बहुत सारे रोल मॉडल्स हैं हमारे पास, जिन्होंने अगर यही सोचा होता कि जी मेरे पास पैसे नहीं है या मेरे पास ये, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाते और फिर वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां तक वो पहुंचे। सो इट्स बिग, और मैं ऐसे न्यूमरस एग्जांपल्स दे सकता हूँ। टाइम की थोड़ी कमी है, वरना किसी दिन एक सेशन पूरा हम लोग रख सकते हैं कि 2500 लोगों ने, 50 लोगों ने दुनिया में बड़े बड़े मराहिल पार किए, and they were faced with so many difficulties. You take the religious people like prophets, they face so many problems. You take statesmen, they face problems. You take warriors. अलेक्जेंडर जब इंडिया को वर्ल्ड कॉन्कर करते आ रहा था, तो उसको कम से कम भी 50 जगह प्रॉब्लम्स मिली होंगी, एंड फाइनली ही डाइड, डिडंट रीच होम, घर भी नहीं पहुंचा वो। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं अपने लोकल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी, जहां पर हमको कुछ चीजों को इग्नोर करना पड़ेगा, दरगुजर करना पड़ेगा। और सैक्रिफाइस मांगता है ये एग्जाम, बड़ी चीजें सैक्रिफाइस मांगती है, बट एक बार अगर आप कमर कस लीजिए एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट फाइनली, तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। एक आप ज़हर भाई, जो बच्चे हैं, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी है, वो उर्दू मीडियम में ज़्यादा बच्चे हैं। मीडियम जी का जी। क्या असर हुआ? क्योंकि वो उसके पास गैप है, क्योंकि वो कुछ अंग्रेज़ी मीडियम से लिख रहे हैं, कुछ उर्दू मीडियम से भी लिखते हैं। तो ये मीडियम का क्या असर होता? उर्दू मीडियम वाले के लिए क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे? हुँ, मैं अफरोज भाई ये बोलूंगा कि मीडियम का वैसे कोई असर नहीं होता जनरली। और उर्दू मीडियम एक बहुत पावरफुल मीडियम है अपनी बात रखने का। और ये बिल्कुल दिमाग से निकाल देना चाहिए बच्चों को कि मेरे मीडियम से कोई भी फर्क पड़ेगा इस एग्जाम पे। हुँ, मैं इतना बोलूंगा कि आपके जो कंटेंट है, कंटेंट क्या आप लिख रहे हैं, आपकी जो नॉलेज है क्या आप जानते हैं, आपकी जो राइटिंग स्किल्स है, जो फ्लेयर है, कैसे आप चीजों को लिखते हैं। और जो एग्जामिनर है वो आपके 3 घंटे में जो आपकी लिखी हुई चीज को मुश्किल से 15 मिनट में पढ़ेगा, तो वो कैसे पढ़ेगा और कैसे मार्क्स देगा, इसको दिमाग में रखना चाहिए। और उर्दू तो एक वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, जहाँ पर आप इतना कुछ लिख सकते हैं। बहुत छोटी लाइन में भी बहुत बड़ी बातें कह सकते हैं। तो आई थिंक इट्स अ बून, इसको आप कमजोरी किसी को नहीं समझना चाहिए, बल्कि एक बहुत अच्छा सशक्त माध्यम है अपनी बात। इसमें ये काफ़ी-काफ़ी अक्सर हम जब हम लोगों से बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं, तो एक एक नेगेटिव फीलिंग आ जाती है। कुछ कहते हैं कि हम तो मुसलमान हैं। एक ये इस तरह की फीलिंग, अगर आप ये इस तरह की फीलिंग लेकर के क्या आप कोई एग्ज़ामिनेशंस क्रैक करने का सपना लिख सकते हैं? या इतनी ताज्जुब का नहीं, हिंदुस्तान में रह कर के एक शहरियत का जो जज़्बा है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या इस तरह की फीलिंग लाज़मी है, सही है या गलत है? कैसे आप देखते हैं? मैं समझता हूँ, हाँ मैं समझता हूँ फिरोज भाई की ऐसी फीलिंग्स जो हैं वो बेजा हैं, हुँ, और इनकी कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है। ये हमें लगता है, कई बार परसेप्शंस जो हैं वो गलत होते हैं, हुँ, और हमें परसेप्शन लगता है कि जी हम माइनॉरिटीज में हैं और माइनॉरिटीज कहाँ ऊपर तक पहुंच पाएंगी एंड ऑल दैट।
अब छोटी सी मिसाल तो मैं ही आपके सामने हूँ कि अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहें सभी कि मैं अगर ये फीलिंग होती कहीं भी सिस्टम में तो मैं शायद यहाँ नहीं पहुंच पाता। तो नंबर एक। नंबर दो ये कि आप इस परसेप्शन को दूर रखकर एक बिल्कुल न्यूट्रली नॉर्मली इस एग्जाम को अप्रोच करना चाहिए। और आप यकीन मानिए कि देयर हैव बीन वेरी गुड एग्जांपल्स ऑफ माइनॉरिटी ऑफिसर्स डूइंग वेरी वेल। अभी कैसर साहब का आपने नाम लिया, कैसर भाई इज अ फैंटास्टिक ऑफिसर। जो लोग नहीं जानते हैं उनको जरूर जानना चाहिए कि अभी वो महाराष्ट्र कैडर के ऑफिसर हैं, कैसर खालिद नाम है उनका। इस तरह से और भी लोग हैं, नजमुल हुदा साहब हैं तमिलनाडु में, इज अ वंडरफुल ऑफिसर। और बहुत सारे ऑफिसर्स माइनॉरिटी ऑफिसर्स हैं जो अपना नाम रोशन कर रहे हैं। सो नथिंग, बिल्कुल उस तरह की बात दिमाग से निकाल देना। जी बिल्कुल, मैं उस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि जो है अगर आप जहन को वसी बनाइए और मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और सपना देखना मत छोड़िए, क्योंकि सपने देखेंगे तो ही आप सपने को हासिल कर पाएंगे। जो देखता ही नहीं वो पहुंचेगा क्या। दूसरी सवाल यह, क्योंकि हमने बहुत सारी सीरियस बातें की और हमें पता है कि आपकी शायरी का शौक, कुछ बातें शायरी के ताल्लुक से भी हो तो बेहतर है। कुछ जो सबसे पसंदीदा शायर हो उसके बारे में थोड़ी बात कीजिए, या उसकी कुछ शायरी, ताकि लाइटर वेन क्रिएट कर सके। काफी हम हैवी सब कर रहे थे बात। तो जी जी जी, जी। मेरा बहुत अफरोज भाई, मेरा जैसे स्ट्रेस बस्टर है वो मैं शायरी या गजल्स मेरी स्ट्रेस बस्टर है, उर्दू पोइट्री। और अ, बस एक सेकेंड, सॉरी सॉरी। मेरा फेवरेट शायर तो फैज और इकबाल हैं मेरे फेवरेट शायर, लेकिन आज साहिर लुधियानवी साहब की बरसी आ रही है और उनको 100 इयर्स होने वाले हैं, बड़े प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तो मुझे साहिर का वो याद आता है शेर के, चंद कलियां निशात की चुनकर मुद्दतों में वे आस रहता हूँ, तुझसे मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। वाह। तो आप बिल्कुल उदास मत होइए आप सब लोग। जी। सो इट्स अ लवली फीलिंग टू बी अ पार्ट ऑफ उर्दू। जैसे उर्दू की अभी बात हो रही थी कि तो उर्दू और हिंदुस्तानी जो लैंग्वेज है वो अपने आप में इतनी पावरफुल लैंग्वेज है। और शेर शायरी की महफिल किसी और दिन रखी जाए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बेहद शुक्रिया जुहैर भाई। और मैं आई विल रिक्वेस्ट खुर्शीद टू से वोट ऑफ थैंक्स। Good evening, Assalamu alaikum. Respected Professor Afroz Alam, sir, head of the Department Political Science and the Director of CSEP. Our most valued today respected speaker, Mr. Juhair bin Sagir, Special Secretary, General Administration Department, and the respected participants and the students of this program, Achiever Talk. It is my privilege to have been asked to propose a very warm vote of thanks of today's conversation, Achiever Talks. I, Dr. Khurshid Alam, on behalf of the Department of Political Science and Center for Social Exclusion and Inclusive Policy, extend a very warm vote of thanks, a very dynamic administrator, Mr. Jubair bin Sagir, for gracing his Achiever Talk by sharing his thought-provoking ideas and the experiences. I would like to thank a very dynamic visionary, our head of the department, Professor Afroz Alam, for organizing this kind of conversation regularly. In fact, these ideas is the brainchild of him. This program is proving very inspirational to our students and the participants. I would like to thank all the members, teaching and non-teaching of the department and center, and most importantly, the students who made successful. At the end, again, I would like to thank all of you. Thank you. Thank you, Zuhair bhai. It's really great to have you here. Thank you. Thank you, Zuhair Zuhair bhai. bhai. It's very great to have you here. We enjoyed a lot. And Thank you. Thank you, Feroz bhai, and it was a really wonderful session. I just hope everyone loved it. it was really really great. it was really great.
So Thank you for yeah, thank everyone attending this program. thank you so much. Thank you all.